अभी हम यूरोप में राष्ट्रवाद पार्ट 3 करने जा रहे हैं। हमारे बीच में उषा मैडम हैं और ये एसएसटी के बहुत ही शब्द मेरे पास कम पड़ जाते हैं इनकी तारीफ में। बच्चों के साथ इनकी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। हेलो 10th क्लास बच्चों, ये यूरोप में राष्ट्रवाद का चैप्टर आज हम करेंगे और जो आपकी बुक में जितने पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं सारा ही चैप्टर में कवर करने की कोशिश करूंगी। यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे जन्मा, कौन सी परिस्थितियां थी, राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, सामाजिक परिस्थितियां क्या थी, उन्होंने किस तरह से राष्ट्रवाद को जन्म दिया और यूरोप के कौन कौन से देशों में ऐसी क्रांतिकारी घटनाएं हुई जिनको हम राष्ट्रवाद का ही रूप कह सकते हैं। तो ये सारी की सारी हम इसमें कवर करेंगे और थोड़ा सा हम फोकस कुछ घटनाओं पर थोड़ा डिटेल में भी करेंगे। कौन कौन से विचार उस समय पैदा हुए वो भी हम इसमें देखेंगे। तो और ये मैंने सारा ही यहाँ पर मेंशन किया हुआ है बोर्ड पर शॉर्ट नोट्स के रूप में, और मैं एक से दूसरी चीज को जोड़ती चलूंगी यहाँ। मतलब पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के साथ ये मिलकर पार्ट 3 आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद मिलाकर 20 मार्क्स इनको दे देंगे। जी बिल्कुल। आज हम पूरा वो यूरोप में राष्ट्रवाद पूरा कवर कर रहे हैं। तो ये आप इसको ध्यान से समझें और कहीं कोई आपको डाउट हो तो आप बीच में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम, कंटिन्यू। तो बेटा हमारे चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद जो है एक विचार है, राष्ट्रवाद एक विचार है और राष्ट्रवाद दुनिया के अलग अलग देशों में कभी ना कभी पैदा हुआ, सामने आया। लेकिन यहां हम जो बात कर रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप कोई एक देश नहीं है, राष्ट्र होता है एक, ठीक है। हर राष्ट्र की अपनी अलग परिस्थितियां होती हैं, हर राष्ट्र का अपना एक संस्कृति होती है, ठीक है। लेकिन जब हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप कोई एक राष्ट्र नहीं, एक देश नहीं है। यूरोप एक महाद्वीप है जिसमें बहुत सारे देश हैं और हर देश अपने आप में अलग है, लेकिन घटना एक ही है, राष्ट्रवाद। तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कि अलग अलग देशों में एक ही घटना घट रही है तो किस तरह से घट रही है और क्यों घट गई, पूरे यूरोप में क्यों घट गई। तो ये सारा जो है हम इसमें देखेंगे कि यूरोप में किस प्रकार से राष्ट्रवाद आया, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि एक ही घटना पूरे महाद्वीप को कवर करे, केवल एक देश को नहीं। हालांकि दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग कारणों से राष्ट्रवाद आया, लेकिन यूरोप में एक के बाद एक सारे के देशों को एक ही घटना जोड़ती चली गई। तो वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद है उसका सबसे पहली जो घटना हमें वहां पर दिखाई देती है वो थी फ्रांसीसी क्रांति। यूरोप में एक देश है फ्रांस। मैं इससे पहले आपको एक बार यूरोप का नक्शा एक बार दिखाना चाहूंगी ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया ये मिल जाए। ये आधुनिक यूरोप है जिसे हम आज देखते हैं। ये वो यूरोप नहीं है जिसकी बात हम कर रहे हैं। उस समय के नाम भी अलग थे, उस समय की सीमाएं भी अलग थी, उस समय बड़े बड़े साम्राज्य भी हुआ करते थे। तो इसलिए ये यूरोप वो यूरोप नहीं है, लेकिन राष्ट्रवाद के आने के बाद और क्रांतियां होने के बाद जो यूरोप बना वो ये यूरोप। तो इसमें हम थोड़ा सा आइडिया हमें देशों का मिल जाता है कि फ्रांस कहाँ है और जर्मनी कहाँ है और इटली कहाँ है और ब्रिटेन कहाँ है, ठीक है। एक चीज और जो मैं इसको शुरू करने से पहले आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि कौन कौन सी क्रांतिकारी घटनाएं हुई। हम कह रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद आया, यूरोप में क्रांति हुई, तो वो कहाँ कहाँ हुई। ये यूरोप के वो देश थे जहां पर वो क्रांतिकारी घटनाएं हुई। जैसे कि मैंने पहले यही मैं शुरू करने वाली थी, फ्रांस में हुई क्रांति सबसे पहले 1789 में। सबसे पहले क्रांतिकारी घटना, सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में हुआ, फ्रांस में। यूनान एक देश है, वहां पर स्वतंत्रता संग्राम हुआ यूरोप में, वो भी एक क्रांतिकारी घटना थी। इटली, आप लोगों ने नाम सुना भी होगा। जर्मनी का नाम कितने लोगों ने सुना है, और ब्रिटेन, कितने लोग जानते हैं ब्रिटेन के बारे में। कैसे जानते हैं आप लोग ब्रिटेन के बारे में। अंग्रेज कहां से आए थे, ब्रिटेन से ही आए थे। अंग्रेजों का नाम रहा था यहाँ ब्रिटेन के बारे में। तो ये वो घटनाएं थी जिनको हम यूरोप के राष्ट्रवादी विचार से जोड़ सकते। ये वो क्रांतिकारी घटनाएं, बदलाव हुआ। तो ये सारी घटनाओं को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं
फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति में सबसे पहली घटना थी, सबसे पहली क्रांति थी जो यूरोप में हुई और 1789 में ये क्रांति हुई थी। वैसे आप लोगों ने 9th क्लास में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा भी है कि फ्रांसीसी क्रांति जो है वो क्यों हुई, क्या हालात थे फ्रांस में उस समय, राजा कौन था? लुई 14। क्लैप करो इनके लिए। लुई 14 वहां का राजा था और वहां का जो समाज था आपको पता है कितने वर्गों में बटा हुआ था? 3 वर्गों में बटा हुआ था। सबसे पहला वर्ग कौन सा था? पादरी वर्ग, और तीसरा हमने कहा उसमें बहुत सारे लोग थे, है ना, उसमें बहुत सारे लोग थे। मध्य वर्ग उसी में था, किसान उसी में था, मजदूर उसी में था, गरीब उसी में था, है ना? तो समाज का सबसे बड़ा वर्ग था। और वहां की स्थिति क्या थी कि जो प्रथम और द्वितीय एस्टेट के लोग थे उनको ज्यादा अधिकार थे और उन अधिकारों को क्या कहा जाता था? विशेषाधिकार। ठीक है, तो ये समाज की स्थिति थी। और राजा जो था वो निरंकुश था। उसकी निरंकुशता जो थी वहां पर फ्रांस में क्रांति का कारण बनी। तो ये बदलाव जो है सबसे पहले हमारा फ्रांस में आया था, फ्रांसीसी क्रांति के रूप में आया था, जहां पर क्रांति आने के बाद फिर लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया, आम जनता को। हालांकि वो मत का अधिकार भी सबको नहीं मिला था, है ना, कुछ ही लोगों को मिला था, पुरुषों को मिला था, महिलाओं को नहीं मिला। ठीक है, लेकिन फिर कुछ सीमा तक जो है लोकतंत्र आया। राजतंत्र समाप्त नहीं हुआ पूरी तरह से, लेकिन फिर भी नागरिकों की कुछ सुनवाई उसने। ठीक है, राजतंत्र किसे कहते हैं, कोई बताएगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे, सबका जवाब। राजा का तंत्र, जहां राजा होता है। और लोकतंत्र लोगों का शासन, यानी कि प्रजा का, प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। वेरी गुड, क्लैप करिए अपने लिए। ये थी सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति जिससे राष्ट्रवाद आरंभ। लेकिन यहाँ पर हम अभी भी सिर्फ फ्रांस की बात कर रहे हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद क्या कैसे आया और क्यों आया, इसके लिए हमें थोड़ा सा और पीछे चलना पड़ेगा कि यूरोप का समाज कैसा था, यूरोप की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो यूरोप के जो देश थे, मैंने आपको बताया कि यूरोप कोई एक देश नहीं है, एक और उस महाद्वीप में बहुत सारे अलग अलग, लेकिन सभी देशों की स्थिति क्या थी कि वहां पर किसी एक भाषा को बोलने वाले लोग नहीं थे, कोई एक जातीय समूह वहां पर नहीं था, कोई एक संस्कृति को मानने वाले लोग वहां पर नहीं थे। हर देश के अंदर भिन्नता बहुत थी, अलग अलग जातीय समूह थे, समानता नहीं थी, एक रूपता नहीं थी। कोई एक चीज ऐसी नहीं थी जो कि पूरे के पूरे देश के लोगों को एक साथ बांध सके, उन्हें एक कर सके। केवल एक चीज थी जो कॉमन थी वहां पर कि उनका राजा एक हुआ करता, वो केवल एक राजा की प्रजा थी, बाकी और किसी भी रूप में वो एक नहीं थे। तो ऐसे में जबकि लोगों में समानता ही नहीं है, जब लोग एक दूसरे से किसी भी तरीके से जुड़े हुए ही नहीं है, तो राष्ट्रीयता का विकास कैसे होगा? केवल राजा है जिसने एक उन्हें बांधा हुआ है, और वो राजा कैसे थे? निरंकुश थे। तो ये ऐसे हालात थे जिनसे निरंकुश का मतलब पता है? निरंकुश का मतलब कौन बताएगा? हाँ बताइए। जिसमें कोई रोक हाँ, कोई अंकुश नहीं है ना, कोई रोक नहीं। क्लैप करिए इनके लिए बढ़िया सा, अच्छा सा क्लैप करो। गुड। तो राजा निरंकुश था, यानी कि बहुत अच्छा नहीं था, है ना, वो अपनी मनमानी करता था, है ना। चलिए, देख लिया कि वहां पर अलग अलग जातीय समूह थे, राजा वहां का निरंकुश था। अब थोड़ा सा समाज के बारे में हम और देखते हैं कि समाज कैसा था। जैसा कि अभी हमने देखा फ्रांसीसी समाज कैसा था, 3 वर्गों में बटा हुआ था, कुलीन और पादरी वर्ग अलग था, और जो है तृतीय स्टेट के गरीब लोग अलग थे। और उन समाजों में जो कुलीन वर्ग था, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली वर्ग था, आप लोग जानते हैं। इनका अपना अलग ही रहने सहने का तरीका था, इनका अपना पहनावा अलग होता था, है ना।
इनके आपस में विवाह संबंध इन्हीं लोगों के आपस में हुआ करते थे, है ना। जन्मजात में उन्हें विशेषता मिलती थी। जन्मजात इनको अधिकार मिला करते थे, है ना। कुलीन, कुल में पैदा हो गए तो वो कुलीन बन गए। शब्द ही इसलिए जन्मसिद्ध अधिकार है ना। तो इसलिए ये सामाजिक और राजनीतिक स्थिति यूरोप की थी। तो ऐसे समाज में जहां इतनी असमानता थी, जहां इतनी भिन्नता थी, वहां पर और इसके साथ निरंकुशता थी। तो इन सारी ही चीजों का परिणाम स्वरूप, इन सारी ही जो परिस्थितियां थी, उनके परिणाम स्वरूप यूरोप में जो था ये उदारवादी विचार का उदय। अब उदारवाद क्या होता है? उदारवाद भी एक विचार है। उदारवाद विचारधारा क्या कहती है? वो सबके लिए समानता की बात। उदारवाद का अर्थ है उदार होना, नरम होना, आजादी देना, है ना। वो सबके लिए आजादी की बात करती है, सबके लिए कानून के समक्ष, कानून के सामने सभी क्या हो? बराबर। ठीक है, तो ये बात करता है उदारवाद। कानून के सामने सभी समान है, सबको आजादी है। आर्थिक क्षेत्र में जो व्यापार वगैरह का मामला है, उसमें भी जो है कानून ऐसे हो कि लोग आराम से व्यापार कर पाए, बहुत ज्यादा कठोर कानून ना हो, है ना, ताकि लोगों का आर्थिक विकास भी हो। तो ये सारी की सारी बातें उदारवाद में शामिल है। उदारवादी ये कहते हैं। तो इन लोगों को जिनका ऐसा विचार था, उनको उदारवादी राष्ट्रवादी कहा। ऐसे राष्ट्रवादी जो अपने विचारों से उदारवादी थे। और उदारवाद का क्या मतलब हुआ? उदारवाद में कौन कौन सी बातें शामिल है? क्या सोचते थे ये? सब कानून के सामने समान हो, सभी को समानता का अधिकार मिले, सभी समान रूप से एक जुट रहे और आर्थिक क्षेत्र में बराबर हो। आर्थिक क्षेत्र में आराम से काम करने के लिए कानून में थोड़ी सी ढील है। ये सारा का सारा जो है ये उदारवादी सोच रहे थे। और धीरे धीरे जो है यूरोप में उदारवाद का उदय हो रहा था। अब जिस समय उदारवाद का उदय हो रहा था, उसी समय यहाँ पर यूरोप में एक बड़ी घटना घटी है, वियना सम्मेलन। ये हुआ 1815 में। वियना क्या है? वियना, वियना एक स्थान का नाम है ना। वियना एक स्थान का नाम है, वहां एक सम्मेलन हुआ। जर्मनी में वियना नाम की का एक शहर है, वहां पर एक सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन का मैं आपको बता देती हूँ, इसकी जो अध्यक्षता थी वो मेटरनिक, सुना होगा आप लोगों ने ना, मेटरनिक जो है उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। सम्मेलन में हुआ क्या? देखिए, यहाँ फ्रांसीसी क्रांति की हमने बात की थी, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। कुछ बड़े बदलाव आए थे यहाँ पर। जो बड़े बदलाव थे, फ्रांसीसी क्रांति ने जो दुनिया को जो बड़ी चीजें, जो बड़े विचार दिए, वो क्या थे? समानता, स्वतंत्रता, और तीसरी एक चीज थी भाईचारा। आपने पेपर में क्वेश्चन आता है कई बार। भाईचारा। फ्रांसीसी क्रांति का विरासत दुनिया के लिए, फ्रांसीसी क्रांति क्या विरासत छोड़ के गई, क्या दिया, क्यों उसका महत्व है? उसका महत्व इसीलिए है कि ये तीन चीजें जो आज के समय में भी इतनी ही जरूरी है, स्वतंत्रता, समानता। लोकतांत्रिक समाज है आज, जब दुनिया में जगह जगह पर लोकतंत्र है, आज भी ये उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी ये उस समय जब क्रांति हुई थी। तो क्रांति ने ये तीन सिद्धांत दुनिया को दिए और वो आज तक भी हम उनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, 1789 में क्रांति हुई। 1789 क्रांति होते होते नेपोलियन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कुछ नेपोलियन युद्ध हुए। नेपोलियन ने 1804 में फ्रांस पहुंच गया। नेपोलियन, ठीक है, फ्रांस को उसने जीत लिया। फ्रांस को उसने जीत लिया 1804 में, और वहां पर कुछ नए कानून उसने लागू किए। उसे 1804 की आचार संहिता कहा जाता है। उस आचार संहिता में उसने कई नए अच्छे कानून बनाए, जैसे उसने विशेष अधिकारों को समाप्त किया। तो ये जो बदलाव उसने अच्छे अच्छे यहाँ पर किए, ये यहाँ से और यहाँ तक चलते हैं।
1804 से यहाँ तक ये सब चलते रहे, बल्कि फ्रांस के साथ साथ यूरोप के और बाकी आसपास फ्रांस के जो देश थे उनमें भी फैल गए। लेकिन 1815 की का जो वियना सम्मेलन, जो जिसकी अध्यक्षता मैटर ने की, वियना सम्मेलन में क्या किया गया, इन 1804 में लागू किए गए कानूनों को, ठीक है, दोबारा से वो पुराना वाला जो चीजें थी, पुरानी वाली जो परंपराएं थी, धर्म, राजनीति, चर्च, ये सारी चीजों को दोबारा से लाने की कोशिश की गई 1815 के वियना सम्मेलन। और ये जो पुरानी चीजें, पुरानी परंपराओं को लाना, पुरानी परंपराओं का पालन करना, इसी को कहा जाता है, ये एक नया विचार। मैंने आपको कहा था यूरोप में राष्ट्रवाद के साथ साथ बहुत सारे नए विचार उभरे जो हमें देखने को मिलेंगे। तो ये दूसरा एक नया विचार था रूढ़िवाद। रूढ़िवाद का मतलब कि जो पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी सोच है, उसको ठीक है। तो वियना सम्मेलन के बाद जो था, दोबारा से पुरानी परंपराओं को लाने की कोशिश की गई, रूढ़िवादी विचारधारा सामने, ठीक है। अब जब रूढ़िवादी विचारधारा सामने आई और पुरानी चीजें दोबारा से, तो उसके रिएक्शन में दूसरा कुछ होता है ना। तो रूढ़िवाद आया, पुरानी चीजें फिर दोबारा से वापस आई, तो उनको खत्म करने के लिए क्रांतिकारी विचारधारा, क्रांतिकारी जो खत्म करना चाहते थे पुरानी चीजों को, दूसरे के अपोजिट, ठीक है, ये उन्हें वो पुरानी चीजों को दोबारा से खत्म करके और क्रांतिकारी तरीके से जो है चीजों को लाना चाहते थे। इसी में हमें एक इम्पोर्टेंट नाम मिलता है, इटली में ये क्रांतिकारी था, ठीक है, ये इटली का क्रांतिकारी था। और इसके साथ एक दो विचार और थे जिन्होंने इसी राष्ट्रवाद को फैलाया, राष्ट्रवाद की भावना को, लोगों को एक करने की भावना को अपने तरीके से, जैसे रोमानीवाद। रोमानीवाद भी एक विचार था। अब रोमानीवाद क्या है कि लोगों को भावनात्मक तरीके से एक कर, लोगों को जो है कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, है ना, उपन्यासों के माध्यम से एकजुट करना, भाषा के माध्यम से, है ना, इन चीजों को महत्व देना, ये है रोमानीवाद। तो ये कई सारी चीजें थी, ये कई सारे विचार थे जो यूरोप में पैदा हुए। अब जब इन चीजों के चलते राष्ट्रवादी भावना यूरोप में फैलती जा रही थी, लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे थे अपने अपने देश के अंदर, ठीक है। तो उस समय इनके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि क्रांतिकारी और रोमानीवाद के फलस्वरूप क्रांतियां होने लगी देशों के अंदर। बदलाव, दोबारा से लोग बदलाव के लिए तैयार, लोगों के दिमाग में वो जो राष्ट्र का विचार था, वो जो देशभक्ति का विचार था, वो जो एक होने का विचार था, उसने दोबारा से लोगों को तैयार कर दिया इन सारे विचारों के द्वारा। और यूरोप में जो है अलग अलग देशों में फिर क्रांतियां शुरू हो गई, जिसमें 1830 में फ्रांस में फिर दोबारा से क्रांति हुई। और फ्रांस का वो जो राजवंश था, लुई 16वां, कौन से राजवंश का नेता था वो? कौन से राजवंश था? बूर्बो, यस। तो 1830 की क्रांति में बूर्बो राजवंश को पूरी तरह से, ठीक है, ये फ्रांस में हुई क्रांति। उसके साथ ही 1832 में यूनान, यूरोप के नक्शे में अगर आप अभी भी देखेंगे तो यूनान नाम का देश है, बहुत प्राचीन और बहुत ही रिच कल्चर यूनान का रहा है। अभी तक भी हम उस समय के जो दार्शनिक थे, जो वहाँ के कवि थे, उनकी किताबें आज तक भी आप हायर स्टडीज में अगर जाएंगे तो उनकी बुक आज तक भी पढ़ी जाती है। तो यूनान का बहुत रिच कल्चर रहा है। तो यूनान जो था वो भी एक दूसरे साम्राज्य के अधीन था, जिसका नाम था ऑटोमन साम्राज्य। क्या नाम था? ऑटोमन साम्राज्य। तो ऑटोमन साम्राज्य से जो है अपना अलग होने के लिए यूनान ने भी स्वतंत्रता संघर्ष किया, आजादी की लड़ाई की, आजाद होने के लिए संघर्ष किया। जैसे भारत ने ब्रिटेन से आजाद होने के लिए संघर्ष किया था, चीनों को आपस में जोड़कर दे सकते हैं। तो 1832 में जो था यूनान ऑटोमन साम्राज्य से अलग हो गया, मुक्त बन गया, अपना एक स्वतंत्र राज्य बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जिस समय ये सब कुछ चल रहा था,
यूरोप में जब ये सब चल रहा है घटनाक्रम, उसी समय साइमल्टेनियसली यूरोप में भूख, बेरोजगारी बढ़ रही। अब ये क्यों हो रहा था कि हम 1832 की बात कर रहे हैं। ब्रिटेन में उस समय उद्योगीकरण हो चुका था, मशीनीकरण हो चुका था। क्या मतलब है इस बात का? मशीनीकरण और उद्योगीकरण से क्या समझते हैं आप? हाँ, मशीनों से क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है? मशीनों का क्या इस्तेमाल कर रहे थे? जोर से बोलो, कैसे कर रहे थे? हाँ, कपड़ा तो बन रहा था वहां पर, तो उद्योग नहीं कर रहे थे, उनमें मशीनों का इस्तेमाल हो रहा था। नई नई तकनीक आ रही थी, तो मशीनों का इस्तेमाल होने से क्या हो रहा था? ज्यादा मात्रा में कपड़ा बन रहा था। अब वो कपड़ा जब ज्यादा मात्रा में बन रहा था तो उसको बेचने के लिए ब्रिटेन को मार्केट चाहिए। अब मार्केट ब्रिटेन ने अपने देश में जब बेच लिया तो अपने से बाहर निकल कर वो यूरोप में उसका कपड़ा पहनने लगा, और वो कपड़ा सस्ता था। जब वो सस्ता कपड़ा दूसरे देशों में मिला और वहां पे लोग उनको खरीदने लगे, तो जो दूसरे देशों के जो मजदूर थे तो यहाँ पर एक नई तरह का एक विरोध, एक गुस्सा यहाँ पर जन्म ले रहा, और इसने जन विद्रोह का जन विद्रोह यानी कि जनता का विद्रोह होने लगा, है ना। और लोहा और इस्पात की खोज हुई थी और वो ब्रिटेन से, है ना, तो इस कारण से वहां पे सूती मिलें और भी बहुत सारी फैक्ट्रियां चालू हो गई थी, है ना। तो इसका कई बार ये भी किसी क्लास में है कि ब्रिटेन से ही इसकी शुरुआत हुई, औद्योगिकीकरण हुआ, उद्योग धंधे बड़े बड़े विकसित होने लग गए, और इसके लिए उनको बाजार चाहिए था, तो बाकी अलग छोटे छोटे कॉलोनीज बनाने लग गए, वहां अपना माल बेचने लग गए, है ना। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ कि यूरोप में एक नई तरह की क्रांति फिर से हुई, मजदूरों ने क्रांति की, क्योंकि वो, ठीक है, ये जो उदारवादी थे, ये इनकी मांगे इन वाले उदारवादियों से भी अलग थी, और आगे की मांगे थी, संविधान बनवाना चाहते थे, संविधानवाद की मांग थी, महिलाओं को और ज्यादा अधिकार दिलाना चाहते थे। हमने देखा ना फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था, जबकि महिलाओं ने लगातार अपनी भूमिका निभाई, महिलाओं ने लगातार क्रांति में और राष्ट्रवाद को फैलाने में लगातार अपना योगदान दिया, संगठन बनाए, संगठनों में सक्रिय रही वो, लेकिन उनको अधिकार नहीं मिले। तो ये जो उदारवादी थे, इनकी जो मांगे थी उसमें ये मांग भी शामिल थी कि महिलाओं को भी अधिकार दिए जाए, संविधान बनाया जाए देश के लिए जिसमें सबके लिए एक जैसे कानून आ जाए। तो ये, और दूसरी चीज एकीकरण की मांग। एकीकरण का क्या मतलब होता है? एकजुट करना। अब एकीकरण किसका करना था? ये मांग जो थी वो क्या थी, ये क्या मांग थी और क्यों पैदा हो रही थी? क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में ही समझा था यहाँ पर कि यूरोप के जो समाज थे उनमें एक रूपता नहीं थी, अलग अलग वंश के लोग, अलग अलग जातीय समूह, इस तरह के समाज थे वहां के, है ना। और इसीलिए जो देश उस समय, जैसे इटली था, इतना छोटा सा देश है, अगर आप यूरोप के नक्शे में देखेंगे तो बहुत छोटा सा देश है, लेकिन वो 7 राज्यों में बटा हुआ, 7 राज्यों में बटा हुआ। जर्मनी था, वो टुकड़ों में बटा हुआ। ब्रिटेन जो था, जिसे आज हम ब्रिटेन कहते हैं, तो हमें लगता है कोई एक देश है, ये 3 देश थे। तो हाँ जी, तो ये जो थे, इनमें एक टुकड़ा टुकड़ा देश थे, एक नहीं थे। तो इनको एक करने की मांग, ये एकीकरण की मांग थी, जो ये उदारवादी, ठीक है। तो ये उदारवादियों की जो मांगे थी वो आगे जाकर इन देशों के एकीकरण के रूप में हमारे सामने, ठीक है। इटली में एकीकरण हुआ, जर्मनी में एकीकरण हुआ, और ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, इटली के एकीकरण पर अलग आता है, जर्मनी के एकीकरण पर आता है, ब्रिटेन के एकीकरण पर आता है। हालांकि इसके साथ एक चीज हमें और ध्यान रखनी पड़ेगी कि इटली और जर्मनी का एकीकरण और ब्रिटेन का एकीकरण, ये 2 अलग तरह के एकीकरण, ठीक है। इटली जो
देखा एक ही देश था लेकिन टुकड़ों में बटा हुआ था, तो उनको मिलाकर एक इटली बन गया। लेकिन ब्रिटेन जो है जिसे वो देश ही नहीं थे अलग अलग, इसमें 3 देश शामिल थे। इसमें इंग्लैंड था, नाम लिखती मैं यहाँ पर आपको, इंग्लैंड में आप देखेंगे, और एक इसमें था स्कॉटलैंड, एक स्कॉटलैंड। तो ये 3 अलग अलग देश थे। इंग्लैंड ने इन दोनों को, आयरलैंड और स्कॉटलैंड को अपने साथ मिला दिया। इंग्लैंड इन तीनों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, और इसने वही किया कि शक्तिशाली था तो इन दोनों देशों को अपने साथ मिलाकर इनकी भाषा, इनकी संस्कृति, इनके सब कुछ को, इनका पहनावा, इन सारी चीजों को खत्म करके अपना उनके ऊपर ये सब डाल दिया। तो इस तरह से ब्रिटेन में एकीकरण हुआ। इटली जो था वो छोटे छोटे 7 राज्यों में बटा, और इसको एक करने में, इटली को एक करने में कई लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। इसमें सबसे पहला मेस्सिनी, जिसका हमने कहां जिक्र पढ़ा था, ये देखिए, इटली का क्रांतिकारी था ये उस समय, ये उस समय की बात थी। तब ये गुप्त संगठन, गुप्त रूप से इसने काम किया था, क्योंकि यहाँ पर जो ये रूढ़िवादी आ गए थे, ये क्या करते थे, इन लोगों को उठाकर गायब कर देते थे। तो ये जो क्रांतिकारी लोग थे ये गुप्त रूप से भूमिगत हो जाते थे, मिलते नहीं थे किसी को, अपनी गुप्त रूप से अपनी सभाएं किया करते थे और उन विचारों को फैलाया करते थे। तो ये मेस्सिनी, इसने उस समय पर इटली को एक करने का काम किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ उससे, है ना, क्योंकि उस समय तक इतनी ताकत वो नहीं इकट्ठी कर पाया। यहां जाकर इटली का एकीकरण हुआ। मेस्सिनी ने जो एक नींव तैयार की थी, उस नींव के आधार पर इन 2 लोगों ने और काम किया, काबूल और गैरीबाल्डी, ये 3 लोग थे। इनके ऊपर टिप्पणी भी आती है, ठीक है। तो इन्होंने इटली को एक करने में भूमिका निभाई, और इटली जो है 1861 में एकीकरण, जो 7 राज्य थे छोटे छोटे, वो मिलकर 1861 में एक इटली बन गई, ठीक है। जर्मनी में एकीकरण हुआ। अब जर्मनी के एकीकरण की भी वहां के जो लोग थे, अंदर के ही जो थी शक्तियां, जर्मन महासंघ कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो एक नहीं कर पा रहे थे, और उनके जो प्रयास थे वो वहीं के जो कुलीन वर्ग के लोग थे, उन्होंने उनके प्रयासों को खत्म कर दिया, असफल कर दिया। तो जर्मनी का पड़ोसी था प्रशा, आपने किताब में पढ़ा होगा, प्रशा जर्मनी का पड़ोसी देश था, और वहां का मुख्यमंत्री था बिस्मार्क। क्या नाम था? बिस्मार्क, ऑटोमन बिस्मार्क इसका पूरा नाम था। उसने जर्मनी को एक करने की जिम्मेदारी ली, और जो है उसने उसको एक किया, और वहां का जो प्रशा का जो राजा था, उसी को उसने जर्मनी का राजा बनाया, ठीक है। तो जर्मनी का एकीकरण हुआ। ये घटना हुई हमारी 1871 में। 7 साल तक 3 युद्ध किए इसने, बिस्मार्क ने जर्मनी को एक करने के लिए 3 लड़ाइयां लड़ी, 7 वर्ष लगे, और 7 वर्ष के बाद इसकी जो है ये सफल हुआ, जर्मनी को एक किया इसने। इटली का एकीकरण हमने देख लिया, मेस्सिनी, काबूल और गैरीबाल्डी, ये 3 नाम जो है इटली के एकीकरण के साथ जुड़े हुए हैं। जूसेppe मेस्सिनी जो था पहला, वो हमारा क्रांतिकारी था, यहाँ पर हमने पढ़ा। दूसरा काबूल जो था, काबूल वहां का एक छोटा सा राज्य था, पीडमांड, उस राज्य का शासक था ये, ठीक है। और गैरीबाल्डी जो था, इसने क्या किया था कि जो दक्षिण इटली के जो 2 राज्य थे, सिसिली, 2 सिसिली कहा जाता है उसको, 2 सिसिलियों की राजधानी, तो वहां पर जाकर इसने किसानों के साथ मिलकर गैरीबाल्डी ने दक्षिणी इटली का जो हिस्सा था उसको एक किया, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया, इन तीनों ने इटली के एकीकरण में भूमिका निभाई, और यहाँ पर राजा जो है 1861 में इन्होंने बनाया इमैनुअल सेकंड। इमैनुअल क्या नाम था? इमैनुअल। तो इसलिए ये नाम भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये 4 नाम जो है आपके इटली के एकीकरण के साथ जुड़े हुए हैं, मेस्सिनी, काबूल, गैरीबाल्डी और इमैनुअल। इमैनुअल जो कि बाद में वहां का क्या बना, ठीक है। और ये 3 जो थे जिन्होंने इटली को
ठीक है। तो इटली के एकीकरण के साथ जुड़े हुए ये 4 नाम। जर्मनी के एकीकरण के साथ जुड़ा हुआ किसका नाम है? बिस्मार्क। ठीक है। और ये कहाँ का मंत्री था? जर्मनी का नहीं था ये। अभी क्या बताया था मैंने आपको? प्रशा का मुख्यमंत्री था बिस्मार्क। जब जर्मनी के अंदर की ताकतें फेल हो गई जर्मनी को एक करने में, तो इसने वहां का बीड़ा उठाया कि मैं जर्मनी को, ठीक है, तो इसने किया। 7 साल तक लड़ाई की इसने जर्मनी को एक करने के लिए। किसके साथ लड़ाई की? ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क। ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क, 3 देशों के साथ 7 साल तक लड़ाई की। और तब जाकर 1870 में जर्मनी जो था वो एक हो गया। और यहाँ का राजा जो प्रशा का राजा था, तो जर्मनी का राजा बनाया। इसका नाम था कैसर विलियम। कैसर विलियम। क्या नाम था प्रशा के राजा का? वेरी गुड, कैसर विलियम। ये बेटा नाम जो है ना, आपको ये याद होने चाहिए। कौन सा नाम कहाँ कौन से देश के साथ जुड़ा हुआ है? ठीक है। ब्रिटेन के साथ ऐसा कोई नाम हमें नहीं जोड़ना है, लेकिन जर्मनी और इटली के साथ आपको ये नाम जुड़े हुए। बिस्मार्क के ऊपर क्वेश्चन आपको आ जाएगा, बिस्मार्क कौन था, जूसेppe मेज़िनी कौन था, काबूल की क्या भूमिका थी, गैरिबाल्डी की क्या भूमिका थी इटली को एक करने में। इस तरह के क्वेश्चन आपको 1 नंबर के भी आ सकते हैं, टिप्पणी लिखने के लिए भी आ सकते हैं, है ना। तो इसलिए इन नामों को आप याद करेंगे। ठीक है। उसके बाद ब्रिटेन का एकीकरण हुआ, जैसे मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर ही दिया है। 3 देश थे ये, है ना। इसमें इंग्लैंड था ताकत पर, आयरलैंड और स्कॉटलैंड को इसने साथ मिलाया। और ये ब्रिटिश साम्राज्य बन गए थे, अपनी ताकत को इसने बहुत ज्यादा बड़ा। ठीक है। तो ये घटनाएं हमने इस तरीके से देखी। पूरे जो यूरोप था उसमें राष्ट्रवाद हुआ। अब ये देश उस रूप में आ गए जिस रूप में हमें ये आज दिखाई दे। आज का जो यूरोप का नक्शा है वो ये तैयार हो गया। छोटे छोटे टुकड़ों में जो देश बटे हुए थे वो एक एक देश बन गए, तो हमें आज देखते हैं। ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट नीचे बचता है कि राष्ट्र जो देश है ना, हमने शुरू में देखा था कि राष्ट्रवाद क्या है? एक भाव, एक विचार, एक भावना है ना। जब किसी देश के लोग एक दूसरे के साथ एक अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अपनी व्यक्तिगत पहचान भूल जाते हैं। जैसे भारत में कितने धर्म, कितने जाति, कितने भाषा, कितने पहनावे, कितनी संस्कृति, कितना कुछ है। सबकी अपनी अलग अलग पहचान, अलग अलग राज्य में लोग रहते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज जो उनकी व्यक्तिगत पहचान को खत्म कर दे। नहीं, ना मैं हिंदू, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं पंजाब में रहता हूँ, ना मैं गुजरात में रहता हूँ, मैं सिर्फ भारतवासी हूँ, है ना। हम सब भारतीय हैं, है ना। आती है ना कि एक गुलदस्ता की तरह है जिसमें बहुत सारे फूल अलग अलग तरह के हैं, तो हम सभी कहते हैं ना हम सब भारतीय हैं। तो कोई ऐसी चीज होती है जो सारे देश के लोगों को एक साथ जोड़ देती है। कोई एक ऐसा मकसद होता है, कोई एक ऐसा उद्देश्य होता है, यहाँ इसको हमें पूरा करना है, इसको हमें प्राप्त करना है, और हम सब इसके लिए काम करें। हमारी अपनी और कोई पहचान नहीं है, हमारा कोई नाम नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ अपने देश के निवासी हैं, अपने देश के लिए हमें ये करना है। जब ये चीज लोगों में आ जाती है तो वो देश राष्ट्र बनता है। तो अब राष्ट्र को किस रूप में लोगों ने अपने सामने रखा, है ना। राष्ट्र के नाम पर लोग एक हो जाएं तो राष्ट्र को क्या बनाकर लोगों के सामने पेश किया जाए। तो इस चीज के लिए जो उस समय के जो कवि थे, जो चित्रकार थे, जो उन्होंने क्या किया, नारी रूप में प्रस्तुत किया। राष्ट्र क्या है? एक नारी है। जैसे कि आपने आपकी किताब में जर्मेनिया का आपने चित्र भी देखा है, वो एक नारी है। मारियान का आपने चित्र देखा है, वो एक नारी है। भारत माता के उदाहरण से हम समझते हैं, भारत माता का चित्र हमने देखा है। क्या ऐसी कोई नारी थी देश में? नहीं थी। हमने भारत को, हमारे जो कलाकार थे, जो हमारे चित्रकार थे, उन्होंने भारत को
भारत माता के रूप में प्रस्तुत किया। कहते ना भारत माता मातृभूमि, के रूप में। मातृभूमि है ना भारत। और वो माता को क्या कर दिया, बेड़ियों में जकड़ दिया। तो ये एक चित्र नारी के रूप में प्रस्तुत किया और नारी पर भी माँ के रूप में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष, उसके लिए सबसे पहला स्थान जीवन में किसका है? माँ का। और किसी को भी वो साइड कर सकता है, लेकिन माँ को नहीं कर सकता। जन्म से लेकर और मृत्यु तक माँ वो स्त्री होती है जिसे हम सबसे ज्यादा अटैच करते हैं, चाहे कोई स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो। तो इसलिए उन्होंने राष्ट्र को, देश को स्त्री के रूप में और स्त्री में भी माँ के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि ये देश नहीं, हमारी माँ है। वो कहते हैं ना, एक वो संस्कृत का मुझे याद आ रहा है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, है ना। ठीक है कि जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बेहतर माना गया है। ठीक है, मुझे याद आ गया तो मैंने सोचा बोल देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो यूरोप में राष्ट्रवाद का ये चैप्टर, जब आप मेहनत से पढ़ते हैं ना तो आपको पढ़ाई की हुई चीजें बचपन की भी याद आ जाती है, कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आप समझ आए आपको? तो अब इसमें से अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, नहीं तो फिर मैं आपसे पूछूंगी। समझ में आ गया सभी को? अभी हमने कौन सा चैप्टर किया? यूरोप में राष्ट्रवाद। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? चलो आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करके बताना आप सभी, है ना। 1789 में, 1789 में। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति का असर पूरे विश्व में पड़ा राष्ट्रवाद के रूप में, है ना। और इससे कौन कौन सी 3 विचारधारा? भाईचारा, समानता। वेरी गुड। अच्छा चलो, मैडम नाम बताइएगा, जो बच्ची वही बताएगी। आंखें बंद रखेंगे। हाँ, वियना सम्मेलन कब हुआ? कब हुआ था? वेरी गुड, क्लैप करिए। चलिए आंखें बंद रखिए अपनी, पता चलेगा कितना आपको समझ में आ गया है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वियना सम्मेलन। आप बताओ बेटा। मैटर लिखने की। मैटर लिखने, क्लैप करिए बढ़िया सा। इटली का सबसे पहला क्रांतिकारी, इटली का सबसे पहला क्रांतिकारी क्या नाम था उसका? आप बताओ बेटा। जूसेपे मैक्सिमी। वेरी गुड, क्लैप करिए इनके लिए। अच्छा, एकीकरण जो हुआ था, जब एकीकरण की हम बात करते हैं तो उसमें कौन से देशों पे, 3 देशों के एकीकरण की हम बात करते हैं, 3 देशों का नाम बताइए। आप बताओ, पूछिए बेटा। इटली, हाँ, जर्मनी, हाँ, और ब्रिटेन। वेरी गुड, क्लैप करिए, क्लैप करिए। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? कौन बताए? आंखें बंद रखिए। हाँ, आप बताओ बेटा, आप बताओ। 1832 में हुआ। वेरी गुड, क्लैप करिए इनके लिए। हाँ, पूछिए पूछिए। ब्रिटिश एकीकरण जो हुआ उससे कितने देश शामिल थे? आप बताओ। 3 देश शामिल थे, जिनका नाम जर्मनी, हाँ, इटली, ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो एकीकरण हुआ उसमें 3 देश कौन कौन से थे? चलो आप बताओ, आप बताओ। हाँ, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। वेरी गुड, क्लैप करिए। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा, ये कोई नहीं। ब्रिटेन का जो एकीकरण था, ये जो घटना हुई, इसे किस नाम से जाना जाता है? हाथ उठाओ, कौन बताएगा? आप बताइएगा। 1 मिनट, आप बताओ। एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन। क्या? किस नाम से जाना जाता है? वेरी गुड, क्लैप करिए इनके लिए। एक्ट ऑफ यूनियन कब हुआ? 1707 में, 1707। ओके, वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन? अपना नारी के रूप में भी उस समय के कलाकारों ने यहाँ पर 3 नाम लिखे हैं। कौन से, कहाँ? चलो बताओ, जर्मेनिया कौन से देश का? चलो पीछे से तुम बताओ। जर्मनी। वेरी गुड, क्लैप करिए। चलिए, मारियान, मारियान किस देश का? 1 मिनट, मारियान तुम बताओ। फ्रांस। वेरी गुड, क्लैप करिए। अच्छा चलो बताओ, भारत माता। चलो भारत माता की।
वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैप करिए, अपने लिए क्लैप करिए। मैडम के लिए बढ़िया सा क्लैप करिए। बहुत अच्छे। चलिए, आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया है और अब इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम फिर शूट करेंगे, लेकिन उसमें पढ़ाएंगे आप, ठीक है? आप ही पढ़ाएंगे और आप ही पढ़ने वाले होंगे। तभी तो लोकतंत्र ऐसा है ना, जहां प्रजा का, प्रजा के लिए, प्रजा का पे किया गया शासन है। अब ये अगला चैप्टर, जब आप यही वाला टॉपिक जब आप घर से प्रिपेयर करके आएंगे, तो वो जिम्मेवारी जो नेक्स्ट वीडियो उम्मीद है आपको हमारी ये पहल पसंद आई होगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए।